नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एविएशन सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कहानी के बारे में। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, नहीं, ये कहानी है करोड़ों भारतीयों के सपनों की जो अब आसमान छू रहे हैं। तो चलिए इसी उड़ान पर साथ चलते हैं। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। जी हाँ, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त उपलब्धि है और ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव आया है। और जानते हैं इस पूरे बदलाव का असली मतलब क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है कि आज हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई जहाज में उड़ रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव की कहानी है। ये बताता है कि कैसे हवाई सफर अब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का सपना नहीं रहा, बल्कि हर आम भारतीय की हकीकत बन चुका है। तो सवाल उठता है कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? जाहिर है ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं। इसके पीछे है पिछले एक दशक की तेज रफ्तार और एक सोची समझी रणनीति। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इस सफर में सबसे हैरान करने वाली चीज है इसकी रफ्तार। सोचिए जरा, पिछले 10 सालों में भारत के एविएशन सेक्टर ने हर साल 15 से 20% की ग्रोथ दिखाई है। ये जबरदस्त आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ये उड़ान कितनी तेज रही है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। आज की तारीख में भारत में रोजाना 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं। जरा इस नंबर की विशालता को सोचिए। ये दिखाता है कि ये मार्केट कितना बड़ा और कितना एक्टिव है। तो ठीक है, ग्रोथ बहुत तेज हुई, ये तो हम समझ गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जबरदस्त तरक्की के पीछे था क्या? कौन से वो इंजन थे जिन्होंने इस उड़ान को इतनी ताकत दी? चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। इस पूरी कहानी में शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर रही उड़ान स्कीम। इसका पूरा नाम ही इसकी कहानी कह देता है, उड़े देश का आम नागरिक। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम था जिसका एक ही मकसद था, छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और हवाई सफर को हर किसी के लिए किफायती बनाना। तो इस स्कीम ने किया क्या? बहुत सिंपल। सबसे पहले तो इसने उन टियर 2 और टियर 3 शहरों को एयर मैप पर ला दिया जहां पहले फ्लाइट्स जाती ही नहीं थी। फिर इसने किरायों को सस्ता बनाया और नतीजा, आम लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना मुमकिन हुआ। और इसका सीधा फायदा उन छोटे शहरों के विकास को भी मिला। अच्छा, ग्रोथ का दूसरा सबसे बड़ा पिलर वो था एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ जबरदस्त बूम। जरा देखते हैं कि पिछले एक दशक में ये तस्वीर बदली कैसे है। अगर हम 2014 की बात करें तो उस वक्त पूरे भारत में करीबन 74 एयरपोर्ट्स थे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। और आज ये नंबर डबल से भी ज्यादा 149 को भी पार कर चुका है। सोचिए, इतने सारे नए एयरपोर्ट्स, इसी जबरदस्त विस्तार की वजह से ही तो बेहतर कनेक्टिविटी और ज्यादा फ्लाइट संभव हो पाई। और अगर इस सेक्टर के भविष्य पर भरोसे का कोई सबूत चाहिए तो वो ये है, एयर इंडिया और इंडिगो ने मिलकर करीब 1000 नए हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स में से एक है। साफ है, एयरलाइंस को पता है कि आने वाले समय में डिमांड आसमान छूने वाली है। बेशक कुछ और भी वजहें थी, जैसे कि देश का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आना, और हाँ, आकाशा एयर जैसी नई कंपनियों के आने से कंपटीशन भी बढ़ा। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो किराए कम होते हैं, जिसका फायदा सीधा पैसेंजर को मिलता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये ग्रोथ हुई कैसे, पर इसका असर क्या हुआ, मतलब इसका फायदा किसे मिला। और ये असर सिर्फ एविएशन सेक्टर तक ही नहीं रुका, इसका असर तो पूरे देश पर पड़ा। देखिए, जब एविएशन सेक्टर बढ़ता है तो वो अपने साथ कई और सेक्टर्स को भी ऊपर खींचता है। टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट मिला, सामान भेजने का तरीका यानी लॉजिस्टिक्स और कार्गो और बेहतर हो गया, लाखों नई नौकरियां बनी और साथ ही टेक्नोलॉजी में भी नए इनोवेशन हुए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिजी यात्रा इसका एक शानदार उदाहरण है। ये जो फेशियल रिकग्निशन वाली तकनीक है ना, इसकी वजह से एयरपोर्ट पर एंट्री एकदम आसान हो गई है। कोई कागज नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस। ये डिजिटल इंडिया का एक बेहतरीन नमूना है। तो अब तक की कहानी तो बहुत शानदार रही है, लेकिन हर तेज उड़ान की तरह यहां भी आगे कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि इतनी तेज ग्रोथ अपने साथ कुछ मुश्किल सवाल भी लेकर आती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या आगे भी आसमान हमेशा ऐसा ही साफ रहेगा? इस शानदार सफर में कुछ बादल भी हैं, कुछ रुकावटें भी हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम मोटी बात करें
तो इस इंडस्ट्री के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, हवाई जहाज के ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतें। दूसरी, स्किल्ड पायलट और इंजीनियर्स की कमी। और तीसरी, जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन पर लगातार बढ़ता हुआ दबाव। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक क्लियर प्लान चाहिए होगा, जैसे कि फ्यूल की कीमतों को मैनेज करना होगा, हमें और ज़्यादा पायलटों और इंजीनियर्स को ट्रेन करना होगा, बड़े एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, और हाँ, सेफ्टी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसी चीज़ों पर भी फोकस करना होगा। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं है कि भविष्य अंधकार में है, बिल्कुल नहीं। इन सब के बावजूद भारत के एविएशन सेक्टर का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। तो चलिए अब आगे की सोचते हैं कि आने वाले वक्त में इस सेक्टर का रोल क्या होने वाला है। अब देखिए, एविएशन सेक्टर को सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया नहीं माना जा रहा। नहीं, इसे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने वाला एक ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। ये देश की आर्थिक तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। और अब भारत का सपना सिर्फ एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट बने रहने तक का नहीं है। एम्बिशन इससे कहीं बड़ा है। अब लक्ष्य है भारत को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने का, एक ऐसा सेंटर जहां से दुनिया भर की फ्लाइट्स गुजरें। तो हम इस पूरी बातचीत को यहीं एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। भारत की आज की तरक्की, इसकी विशाल क्षमता और इसके बड़े बड़े प्लान्स को देखते हुए क्या भारत दुनिया का अगला ग्लोबल एविएशन हब बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।